कहानी की शुरुआत होती है 65 मिलियन साल पहले की धरती को दिखाते हुए, जिसमें हम देखते हैं एक टी-रेक्स छोटे डायनोस का शिकार कर रहा होता है। उन्हें पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे पानी में खड़े होकर एक को पकड़ भी लेता है और उसे अपने जबड़े से उछालता है कि तभी समुद्र में से एक मेगालोडन शार्क टी-रेक्स को अपने जबड़े में लेती है और ले जाती है। कहानी अब प्रेजेंट डे में दिखाई जाती है। जोनस टेलर एक कार्गो शिप में एक कंटेनर से निकलता है। दरअसल इस शिप में केमिकल्स के ड्रम को समुद्र में फेंका जा रहा होता है। जोनस इस जहाज के इलीगल कामों की कागजों की फोटो लेता है और सभी से लड़ते हुए शिप से कूद जाता है। वहीं मैक और रिगास प्लेन से जोनस को उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आगे जोनस ज्विमिंग से मिलता है, जो कि ओशनिक इंस्टीट्यूट का मालिक होता है। ये रिसर्च सेंटर ज्विमिंग के पिता और उसकी बहन ने खोला था और ज्विमिंग की बहन जोनस की गर्लफ्रेंड थी और उसकी बेटी मियोंग है। आज के दिन ओशनिक इंस्टीट्यूट की 10वीं एनिवर्सरी में हिलैरी नाम की एक औरत इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ज्विमिंग को स्टेज पर बुलाती है और वो सभी को बताते हैं कि कैसे हमने उनकी समुद्र की खोज को आगे बढ़ाया है। और मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ हैकी से। ये दुनिया की इकलौती डायनासोर युग की शार्क है जो हमें घायल अवस्था में मिली थी। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे ये ट्रेंच में रहती है। हमें मदद करने वालों की वजह से ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए हैं जिससे हमें मरीना ट्रेंच के नीचे की थर्मोक्लाइन के भी और नीचे जा सकते हैं। जिधर मैक सभी को बताता है कि आप सभी जोनस के साथ सेल्फी ले सकते हैं, जो कि मेगालोडन से लड़ा था और ये डरावनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा भी बच गया है। अगले दिन रिसर्च सेंटर में मियोंग जोनस से उनके साथ ट्रेंच में डाइव करने के लिए कहती है। जोनस उसे समझाता है कि 25,000 फीट ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है और मियोंग को मना कर देता है। रिगस जोनस को आगे बताती है कि ज्विमिंग मैक के साथ तैरने के लिए पानी में उतर गया है। सभी गिलास से ज्विमिंग को देखते हैं। जोनस ज्विमिंग से कहता है, अगर तुम अपनी भांजी के आगे खुद को शार्क को खिलाना चाहते हो तो ये कर लो। ज्विमिंग उसे बताता है कि हकीकी और मेरे बीच एक रिश्ता है। एक क्लिक मेरे पास आओ और 2 क्लिक चले जाओ। ज्विमिंग एक बटन दबाता है और हकीकी उसके पास आती है और 2 बार क्लिक की आवाज से दूर जाने लगती है। वो खिड़की से अंदर की तरफ सभी को देखती है। इसका एहसास सभी को होता है। ज्विमिंग फिर से एक क्लिक का साउंड करता है। मैग फिर से आती है, पर इस बार मैग की हार्ट बीट मॉनिटर में ज्यादा तेज दिखाई दे रही होती है। यहाँ मैग तेज गति से आती है। ज्विमिंग 2 बार बटन दबा देता है और मैग मुंह खोले रखती है और तेजी से चले जाती है। जिधर ज्विमिंग वहाँ नहीं होता है। जोनस मियोंग को ये देखने से छुपाता है। यहाँ सभी परेशान थे, पर तभी ज्विमिंग वहाँ आता है। जोनस उसे समझाता है कि हकीकी एक मैग है और तुम उसके लिए सिर्फ एक खाना हो। आगे रात के समय हकीकी अपने बाड़े के गेट को तोड़कर खुले समुद्र में चले जाती है। इधर सभी एरिया 19 की खोजबीन के लिए 25,000 की डाइव की तैयारी करते हैं, जिसमें वहाँ के नए जीव जंतुओं की खोज करनी थी। जोनस, रिगस और सैल ये तीनों एक मिनी सबमरीन में और ज्विमिंग, कोटिस और लेंस दूसरी सबमरीन में डाइव करते हैं और ऊपर कंट्रोल रूम से मैक, डीजे, जैस इन सभी पर नजर रखते हैं। आगे 20,000 फीट पर जाकर इन्हें पता चलता है कि मियोंग भी जोनस की सबमरीन में छिपकर यहाँ आ गई है। जोनस डाइव को यहीं रोककर सभी से ऊपर चलने के लिए कहता है। मियोंग जोनस को बताती है वो अपने डाइव सूट लेकर आई है कि तभी ज्विमिंग जोनस को बताता है हमारे साथ कोई और भी है। कि तभी सेल कहती है कि ये मैग है। वहीं कंट्रोल रूम से बताते हैं कि मैग थर्मोक्लाइन को पार नहीं कर सकती। जिधर सेल बताती है कि ये थर्मोक्लाइन को पार करके नहीं आई है, बल्कि हमें ट्रैक करके ऊपर से आई है। आगे जोनस सभी को थर्मोक्लाइन से नीचे डाइव करने के लिए कहता है और बताता है थर्मोक्लाइन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ज्विमिंग को ट्रैकर से हाइकी का पता चलता है कि वो उनका पीछा कर रही है। इनकी थर्मोक्लाइन से 500 मीटर की दूरी होती है। हाइकी इनका तेजी से पीछा करती है। बस कुछ पलों की दूरी से दोनों ही सबमरीन लाइन को पार कर जाती हैं। मैक उन्हें लाइट बंद करने और लो फ्रीक्वेंसी लाइट जलाने के लिए कहता है ताकि इस वातावरण में रहने वाली कोई और मैग उन्हें देख न ले। दोनों सबमरीन और नीचे जाती हैं। इन्हें इंजन को बंद रखने को कहा जाता है। जिधर सेल बताती है वो हमारे इंजन की गर्मी को महसूस कर सकती है और नीचे जाने पर इन्हें एक मैग दिखाई देती है। फिर इनके सामने आती है एक बहुत बड़ी मैग, जिसे देखकर सभी देखते रह जाते हैं। जिधर रिगास और कार्टिस शार्क से बचते हुए धीरे से वहाँ से निकलते हैं और ज्विमिंग अपना डाइव प्लान बदलकर इन शार्क के बारे में जानकारी लेने के लिए कहता है। मैक भी मान जाता है, पर डीजे मैक को समझाता है जायंट शार्क्स इनके पीछे हैं और ये एक अनदेखे सेक्टर में खोजबीन करने के लिए कैसे जा सकते हैं। पर डीजे को भी मानना पड़ता है। ये सब आगे बढ़ते हैं। सेक्टर 21 में घुसते ही इनको पता चलता है हाइकी इनसे 400 मीटर आगे गोल गोल चक्कर काट रही है। आगे उसे देखने पर पता चलता है कि वो बाकी की शार्क्स के साथ होती है। थोड़ा और चलने पर इन्हें तल पर एक स्टेशन दिखाई देता है। जोनस स्टेशन को स्कैन करने के लिए कहता है, पर अंदर क्या है ये पता नहीं चल पाता। लेंस बताता है सोनार कह रहा है कि जो भी है हमसे ऊपर है। आगे
जाने पर कुछ लोग डाई सूट पहनकर किसी चीज की माइनिंग कर रहे होते हैं। स्टेशन के अंदर से मोंटेस नाम का एक शख्स को इनके बारे में पता चल जाता है। जोनस को देखकर वो यहाँ माइनिंग कर रहे लोगों के मना करने पर भी एक बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ लैंडस्लाइड होने लगती है। कर्टिस और रीगस अपनी सबमरीन को वहाँ से लेकर निकलती हैं। बड़े बड़े पत्थरों से बचते हुए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मोंटेस भी अपनी सबमरीन से इनका पीछे आता है कि तभी एक बड़ी मैग मोंटेस की सबमरीन को अपने मुंह में लेती है। इससे सबमरीन चट्टानों से टकरा जाती है। ऊपरी सतह पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी तरंगों के कारण समुद्र के तल पर एक गड्ढा हो जाता है। जैस कंट्रोल रूम से पूछती है इस ब्लास्ट के बारे में। दोनों सबमरीन चट्टानों से बचते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी रिगस की सबमरीन एक मोटे वायर में फंस जाती है। जिमिंग कटर से उस वायर को काटता है और फिर दोनों सबमरीन आगे बढ़ती हैं, पर आगे पत्थरों के गिरने से रास्ता पूरी ही तरह बंद हो जाता है। जिधर ऊपर कंट्रोल रूम से भी इनका संपर्क पूरी ही तरह टूट जाता है। पर कुछ देर में संपर्क होने पर जोनस मैक को बताता है अब हमें डाई सूट पहनकर आगे बढ़ना होगा। मैक कहता है कि सूट पहनकर ऊपर आना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। जोनस बाकी सभी को वापस ट्रेंच के सी फ्लोर पर बने स्टेशन पर चलने के लिए कहता है और मैक उन्हें आग्रह करता है कि डाइविंग सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन है। इसी के साथ चारों सूट पहनकर बाहर 25,000 फीट समुद्र तल पर ट्रेंच में कदम रखते हैं। बाहर उन्हें कर्टिस, ज्विमिंग, लेंस भी मिलते हैं और सातों मिलकर आगे चलते हैं और नए नए जीवों को देखते हैं कि तभी सभी को लेंस के वहाँ नहीं होने का पता चलता है कि इतने में लेंस का हेलमेट उनके सामने आकर गिरता है। सैल उसे ढूंढने के लिए कहती है, पर जोनस यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है। इधर मोंटेस को अपनी सबमरीन में होश आता है और उसकी हिलेरी से बात होती है, जो कि उसे बताती है कि तुम्हारे ब्लास्ट करने के बाद भी वो सभी बच गए और हमारे स्टेशन की तरफ ही पैदल आ रहे हैं। दूसरी तरफ चलते चलते स्टेशन में सिर्फ 400 मीटर की दूरी रह जाती है। तब सेल की डाई सूट का रिजर्व ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाता है। तभी इन पर वो जीव हमला कर देते हैं जिन्हें स्टार्टिंग में टी-रेक्स खा रहा था। इनसे बचने के लिए मजबूरी में ज्विमिंग फ्लेयर को तो जला देता है, जिससे ये जीव तो भाग जाते हैं। पर जाने से पहले एक जीव ने कर्टिस के हेलमेट के ग्लास को चटका दिया था और इस फ्लेयर के जलने से सभी मैक यहाँ आकर खाने लगती है। ये सभी मैक से बचते हुए स्टेशन के अंदर जाने के लिए भागते हैं और सेल का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाता है। ज्विमिंग उसे सहारा देकर दौड़ता है, पर आसपास एक शार्क को देख ज्विमिंग उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और मैक सेल को खा जाती है। किसी तरह सब स्टेशन के एक चैम्बर में घुस जाते हैं, पर दरवाजा बंद होने से पहले ही कर्टिस के हेलमेट का ग्लास टूट जाता है और इतने प्रेशर के कारण उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट जाता है। दरवाजा बंद करके सभी अपना सूट उतारते हैं और अपने गन्स के साथ आगे स्टेशन की खोजबीन करते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय मरे हुए लोगों की गंध के। यहाँ जोनस को एक बॉक्स में मेटल के कुछ टुकड़े मिलते हैं। ज्विमिंग उसे बताता है कि ये धरती पर मिलने वाले एक रियल मेटल है और सिर्फ ये बॉक्स की ही कीमत $1 बिलियन की है। और म्यूंग यहाँ से ऊपर कंट्रोल रूम में संपर्क स्थापित कर लेती है। जैस पूछती है तुम्हारी स्थिति क्या है। जोनस जैस को लेंस, सेल और कर्टिस की मौत की खबर देता है और उन्हें बताता है यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है। जिधर जैस पूरे स्टेशन को स्कैन करके इन्हें बताती है कि स्टेशन के नॉर्थ में यहाँ आपातकालीन स्थिति में समुद्र की सतह पर आने वाले कुछ पोर्ट्स हैं जिनमें बैठकर तुम बाहर आ सकते हो। इधर ये चारों उन पोर्ट्स की तरफ चल देते हैं। नॉर्थ में पहुंचकर एक दरवाजा खुलने के बाद इन्हें कई पोर्ट्स मिलते हैं और रियाज कहती है कि चलो अब ऊपर चलते हैं। अंदर आते ही इन्हें पता चलता है इन पोर्ट्स का कंट्रोल किसी और के पास है कि तभी इस रूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है और एक स्क्रीन में जैस दिखाई जाती है, जो कि इन्हें बताती है यहाँ का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है और मैंने इस रूम को भी लॉक कर दिया है। हैरानी में जोनस जैस से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये सब तुम्हारे ही दोस्त हैं। जैस कहती है पैसों के लिए। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारे 3 साथी मारे जा चुके हैं। कि तभी जैस एक पोर्ट को इस रूम से अलग कर देती है और रिगस से कहती है तुम मेयोंग को बचा सकती हो, बस तुम्हें अपनी गन से जोनस के दिल में गोली मारनी है। और रिगस जोनस पर गन तान देती है और जोनस भी गोली चलाने के लिए कहता है, पर रिगस गोली नहीं चलाती। इसलिए जैस एक पोर्ट और छोड़ देती है और अब ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक पोर्ट ही बचता है। जिधर हिलेरी इनसे बात करती है और जैस को इनके रूम में पानी भरने के लिए कहती है, जिससे ये चारों डूबकर वहीं मर जाए। जैस पानी खोल देती है और रूम में पानी भरने लगता है और ज्विमिंग कंट्रोल बोर्ड को तोड़ देता है, जिससे जैस का संपर्क इस स्टेशन से टूट जाता है। जोनस पोर्ट के चैम्बर से बाहर जाने वाले रूम में जाने के बाद कहता है ताकि इस रूम का दरवाजा वो बाहर से खोल सके और हम सब यहाँ डूबने से बच जाए। मियोंग मना करती है क्योंकि पानी के दबाव से जोनस मर जाएगा। इधर रिगस बताती है सिर्फ 50 से 60 सेकंड में तुम ऐसा कर सकते हो। जोनस बाहर जाता है और पहले वाले रूम के चैम्बर का दरवाजा खोलते हुए उसे एक शार्क
तैरती हुई दिखाई देती है कि तभी एक क्रिएचर आता है। जोनस उसे तुरंत शूट कर देता है। चैम्बर के अंदर आते ही वो दरवाजे को बंद करने का बटन दबा देता है और बेहोश हो जाता है। चैम्बर का पानी भी कम होने लगता है। होश में आने पर वो देखता है कि मॉन्टेस उसे घसीट रहा होता है। दोनों में लड़ाई होती है। जोनस उसे मारकर बेहोश कर देता है और उस रूम के दरवाजे का बटन दबा देता है। तीनों पानी में बहकर एक साथ रूम में आ जाते हैं। ऊपर हिलेरी प्लेटफॉर्म में अपने कुछ हथियारबंद गार्ड भेज देती है। नीचे चारों एक पोर्ट के अंदर बैठते हैं पर शार्क से बचकर ऊपर नहीं जा सकते थे, इसलिए ज्विमिंग स्टेशन की सभी लाइटें जला देता है और सभी मैग स्टेशन पर टूट पड़ती हैं। जिधर ज्विमिंग टूटते स्टेशन से भागते हुए पोर्ट के अंदर घुसता है और ये तबाही मचाती शार्क के बीच से निकल जाता है। वहीं ऊपर आते वक्त ये पोर्ट के बाहर से समुद्र को देखते हैं। फिर हमें ब्लास्ट से उठे रेतीले पानी में एक बहुत बड़े ऑक्टोपस को दिखाया जाता है जिसे ये नहीं देखते। आगे मॉन्टेस भी डाइव सूट पहनकर एक रॉकेट से ऊपर आ रहा होता है। जैस उन गार्ड्स के साथ मैक और डीजे को पकड़ने आती है पर वो दोनों वहाँ से इन्हें पेपर स्प्रे डालकर जैस को स्टन रोड से करंट लगाकर भाग जाते हैं। अच्छी किस्मत के चलते ये चारों प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। मॉन्टेस भी ऊपर आ जाता है। सभी गार्ड्स मैक और डीजे के पीछे पड़ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ भी लेते हैं। जोनस और जिमिंग उन्हें गार्ड से बचा लेते हैं। मॉन्टेस जैस से मिलता है। इधर जैस जोनस और उन सभी को मारने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ रिगस एक बोट का इंतजाम करती है और मियोंग तीनों मैक्स को प्लेटफॉर्म की तरफ आता देखती है। वहीं जैस और मॉन्टेस ग्लास रूम से हिलेरी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। हिलेरी जैस को पीछे मैक के आने की बात बताती है। जैस ग्लास को टैप करती है और कहती है ये ग्लास मैक प्रूफ है कि तभी मैक ग्लास को तोड़ती है और जैस को खा जाती है। मॉन्टेस भरते हुए पानी से बचकर दरवाजे को बंद करता है और प्लेटफॉर्म पर आ जाता है जहाँ से वो देखता है कि जोनस और वो सभी बोट से जा रहे होते हैं। वो गार्ड्स को उन्हें मारने के लिए कहता है। गार्ड्स अपनी बोट का इंजन चालू कर देते हैं जिससे कि एक मैग आती है और सभी गार्ड्स को खा जाती है। अभी तक चप्पू चला रहे ये सभी इंजन चालू करते हैं और तेजी से यहाँ से निकलते हैं और जोनस एक पाइप को काटकर 4 भाले बनाता है और चारों में एक एक केमिकल बम बांध देता है। जुमिंग यहाँ से सबसे नजदीक फन आइलैंड चलने के लिए कहता है। इस आइलैंड में बहुत से लोग अपनी छुट्टियों का मजा लेने आए होते हैं। वहीं कुछ लोग किनारे में कुछ दूरी पर एक नाव में होते हैं। नाव को एक जायंट ऑक्टोपस डुबा देता है और सभी लोगों को पकड़कर खा जाता है। हिलेरी भी अपने गार्ड्स के साथ हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर पहुंचती है। मॉन्टेस भी उसके साथ होता है। वहीं जोनस और उसकी टीम भी किनारे तक पहुंच जाते हैं और किनारे पर मौज मस्ती करते हुए लोगों को शार्क्स की चेतावनी देते हुए उन्हें पानी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। आइलैंड के अंदर जंगल में वो छोटे डायनो हिलेरी के गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और गार्ड्स को खाने लगते हैं। उनसे बचने के लिए गार्ड्स गोलियां चलाते हैं जिससे बीच में लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो सभी समुद्र की तरफ पानी में जान बचाने के लिए घुसने लगते हैं। ज्विमिंग लोगों को पानी में जाने से रोकता है पर उसकी कोई बात नहीं सुनता कि तभी तीनों मैक्स वहाँ पहुंचकर लोगों को खाने लगती हैं। आइलैंड में हिलेरी अपने हेलीकॉप्टर में बैठी होती है कि इतने में छोटा डायनो आता है और हिलेरी को घसीटते हुए ले जाता है। जोनस 3 भाले लेकर जेट स्की से तीनों शार्क को किनारे से दूर ले जाता है और सामने से आती एक शार्क पर भाला फेंकता है पर शार्क को भाला नहीं लगता और बम के फटने से शार्क मुड़ जाती है पर दूसरी शार्क हमला करती है। जोनस इस बार भाला इस शार्क में घुसा देता है और बम फटने से शार्क के शरीर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। जिधर मैक और जिमिंग छोटे डायनो से बचते हुए एक हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ जाते हैं। जिसका डर था वही होता है। ऑक्टोपस भी आकर पानी से बाहर खड़े लोगों को मारने लगता है। इधर सामने से आते एक शार्क पर जोनस आखिरी भाला मारने ही वाला होता है कि मॉन्टेस एक नाव से गोलियां चलाते हुए आता है जिससे भाला पानी में गिर जाता है। किनारे पर ऑक्टोपस उड़ते हुए मैक के हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और पानी में गिरा देता है। ज्विमिंग एक बम को हाथ में लेकर किनारे पर कूद जाता है। जिधर जोनस भी पानी में बनी लकड़ी के रैंप पर कूदता है और भागता है क्योंकि पीछे एक शार्क पूरे रैंप को तोड़ते हुए उसे खाने आ रही होती है। पूरा ही रैंप टूट जाता है और जोनस पानी में गिरता है पर शार्क रैंप की जंजीरों में अटक जाती है। इधर ऑक्टोपस मियोंग को पकड़ लेती है। ज्विमिंग ऑक्टोपस के टेंटिकल में छतरी गाड़ देता है और मियोंग को छुड़ा लेता है। जोनस रैंप के नीचे छुपा होता है और मॉन्टेस उसे ढूंढते हुए लगातार गोलियां रैंप पर चलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मौका पाकर जोनस एक लकड़ी के टुकड़े को मॉन्टेस के पैर में गाड़ देता है और ऊपर आकर उसकी बंदूक ले लेता है। इधर मॉन्टेस का खून रैंप से पानी में टपक रहा होता है जिससे शार्क तेजी से आ रही होती है। जोनस बंदूक फेंकता है। मॉन्टेस पीछे से अपनी रिवॉल्वर निकाल ही रहा होता है कि तभी जोनस उसे एक लात मारता है। पानी में गिरने से पहले ही शार्क उसे अपने मुंह में लेकर चबा जाती है। इस बार ऑक्टोपस ज्विमिंग को लपेटकर पानी में ले जाता है पर एक मसेटी से ज्विमिंग खुद को छुड़ा लेता है। इसी मसेटी से बम को बांधकर ऑक्टोपस के शरीर में घुसा देता है। बम ब्लास्ट होता है पर ऑक्टोपस ज्विमिंग को दोबारा पकड़ लेता है कि तभी हाइकी मैग आती है और ऑक्टोपस पर हमला कर देती है। ऑक्टोपस हाइकी को लपेट लेता है और हाइकी का दम घोट देता है। इधर हाइकी एकदम शांत हो जाती है पर तभी हाइकी को होश आता है और वो ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े
कर देती है। इधर ज्विमिंग सतह पर आते ही देखता है कि हेलीकॉप्टर एक पानी के नीचे के चट्टान पर अटका हुआ है और डूबने ही वाला है और मैक उसमें फंसा हुआ है। ज्विमिंग उसे बचाने के लिए उस तरफ की ओर तैरता है। किनारे से जोनस ये देखकर वो भी उसी तरफ जाता है जहाँ वो मैक को उनकी तरफ जाता देख हेलीकॉप्टर के टूटे पंखों को पानी में जोर जोर से पटकता है, जिसकी तरंगों की वजह से मैक जोनस की तरफ आती है और एक जंप जोनस को खाने के लिए लगाती है, पर जोनस वो पंख मैक के जबड़े के आर पार कर देता है। डीजे भी अपनी 50 कैलिबर पिस्टल से उन छोटे डायनो को मार देता है। लास्ट में जोनस मैक और ज्विमिंग तैर कर किनारे की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ हकीकी आ जाती है और ज्विमिंग पानी के नीचे जाता है और अपनी क्लिक डिवाइस से क्लिक की साउंड निकालता है। हाइकी अपना मुंह खोलती है पर ज्विमिंग के पास से निकलकर गहरे समुद्र की तरफ चले जाती है और अंत में सभी बीच पर बैठकर विस्की का मजा ले रहे होते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।